नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन भारी हंगामे में बीता और दोनों सदनों में कोई बड़ा काम नहीं हो सका। विपक्ष ने पहले ही चेतावनी दी थी कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा नहीं होने पर वे सदन नहीं चलने देंगे। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में यही हुआ। लोकसभा कई बार 11:30, 12:30, 2 बजे और फिर 3:30 बजे हंगामे के कारण स्थगित हुई। राज्यसभा भी 2 बार स्थगित हुई और अंत में विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया। वहीं इस हफ्ते लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 10 घंटे की विशेष चर्चा आयोजित होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। लेकिन TMC, कांग्रेस और DMK सहित अन्य विपक्षी दलों ने SIR पर बहस की मांग दोहराई तो उसकी अनुमति नहीं मिली। गौरतलब है कि SIR वही मुद्दा है जिसकी वजह से अब तक कई जानें जा चुकी हैं और कई राज्यों में BLOs ने काम के दबाव के चलते आत्महत्या कर ली। लेकिन सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल में SIR की समय सीमा 2 महीने बढ़ाने की मांग को लेकर PLOs ने सोमवार को कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ संसद में विपक्ष ने भी PLO की परेशानियों और SIR प्रक्रिया पर चर्चा की मांग उठाई, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर दावा किया कि बंगाल में 99% से अधिक फॉर्म बांटे जा चुके हैं और मताधिकार छीनने के आरोप बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। वहीं PLO समितियों का कहना है कि 7 दिन का विस्तार बेकार है और SIR बिना तैयारी के शुरू किया गया। राज्य में 37 लाख फॉर्मों का डिजिटलीकरण अभी बाकी है, जबकि कुल 7.2 करोड़ फॉर्म पूरे हो चुके हैं। गोवा, राजस्थान और लक्षद्वीप इस प्रक्रिया में बंगाल से आगे हैं। उधर PLO पर बढ़ते दबाव के बीच लगातार मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। बंगाल में अब तक 4 PLO की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि यूपी के मुरादाबाद में PLO सर्वेश सिंह ने परेशान होकर वीडियो जारी किया और जान दे दी। इन मामलों पर ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना चुनाव आयोग और ना ही यूपी सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई है, जिससे PLO की आवाज सड़क से संसद तक गूंज रही है। कांग्रेस नेता और सांसद दिग्विजय सिंह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पत्रकारों के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए संसद के बाहर कहा कि SIR से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हुआ है, लेकिन पहले SIR की प्रक्रिया 2 से 4 महीने तक चलती थी। उस SIR में वोटर कोई फॉर्म नहीं भरता था, PLO आता था, पूछता था और हम उसे जानकारी दे देते थे। वो SIR 2003 तक थी। उन्होंने कहा कि अब SIR में हमसे फॉर्म भरवाया जा रहा है और हमसे प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। यह SIR नहीं है, यह CAA हो रहा है, जिस पर हमें आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR की जहरीली हवा पर कड़ी टिप्पणियां करते हुए कहा कि पराली जलाने को अकेला कारण बताना ठीक नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि कोविड के दौरान भी पराली जल रही थी, फिर भी आसमान साफ क्यों था। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि हवा खराब होने के कई कारण हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि 1 हफ्ते के भीतर पराली के अलावा बाकी कारणों पर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट दे। सुनवाई में जस्टिस बागची ने कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को भी बड़े कारण बताया। वहीं केंद्र सरकार ने बताया कि IIT की 2016 और 2023 की स्टडी के अनुसार वाहनों का धुआं और इंडस्ट्रियल डस्ट बड़े पॉल्यूटेंट हैं, जबकि पराली जलाना सीजनल घटना है। सरकार ने यह भी कहा कि पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने के मामले 90% कम हुए हैं और किसानों को 2.6 लाख मशीनें दी गई हैं। कोर्ट ने CAQM अधिकारियों की विशेषज्ञता पर भी जानकारी मांगी। अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनावों से पहले सत्ताधारी गठबंधन में फ्रेंडली फाइट की चर्चा बढ़ गई है। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने माना कि उनके और CM देवेंद्र फडणवीस के बीच आरोपों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तनाव सिर्फ लोकल मुकाबलों का नतीजा है। शिंदे ने साफ किया कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों और वर्कर्स की मेहनत पर लड़े जाते हैं, इसलिए बड़ी राजनीतिक बहस की जरूरत नहीं है। फडणवीस ने भी विवाद को हल्का बताते हुए कहा कि उन्होंने पूरे कैंपेन में किसी भी सहयोगी या विरोधी पर टिप्पणी नहीं की और सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन किया। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पुणे जिले की कई नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव कोर्ट के फैसलों में देरी के कारण टाल दिए हैं। अब इन जगहों पर वोटिंग 20 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र में मंगलवार को 242 म्यूनिसिपल काउंसिल और 46 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 1.07 करोड़ वोटर हिस्सा लेंगे। यह चुनाव 2024 विधानसभा जीत के बाद
महायुति की ताकत और महाविकास अघाड़ी की वापसी की संभावना का बड़ा टेस्ट माना जा रहा है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर गंभीर अटकलों के बीच उनके बेटे कासिम खान ने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। कासिम ने कहा कि परिवार को कई महीनों से इमरान खान से कोई स्वतंत्र और पुष्टि की जा सकने वाली जानकारी नहीं मिली है, जबकि कोर्ट ने हर हफ्ते मुलाकात की अनुमति दी हुई है। उन्होंने इसे मानसिक यातना बताया और कहा कि उन्हें डर है कि शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। कासिम और सुलेमान लंदन में अपनी मां जमीमा के साथ रहते हैं, लेकिन वे लगातार पिता की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। इस बीच पीटीआई के सीनेटर खुर्रम ज़िशान ने दावा किया कि इमरान खान जिंदा हैं, लेकिन उन पर देश छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को विदेश जाकर चुप रहने की डील ऑफर की जा रही है, जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 72 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उन्हें तोशाखाना, डिप्लोमेटिक केबल लीक और अल कादिर ट्रस्ट मामलों में सजाएं मिल चुकी हैं। खान का दावा है कि ये सभी मामले राजनीतिक बदले की कार्रवाई हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम मंत्रालय के गुप्त सरकारी आदेश के अनुसार अब सभी स्मार्टफोन कंपनियों को हर नए फोन में सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप यानी संचार साथी पहले से इंस्टॉल करना होगा। कंपनियों को यह नियम लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। यूजर इस ऐप को डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। जो फोन पहले ही सप्लाई चेन में है उनमें ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए डाला जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम डुप्लीकेट या नकली IMEI नंबर, साइबर फ्रॉड और नेटवर्क के गलत इस्तेमाल जैसे खतरों से निपटने के लिए जरूरी है। यह ऐप यूजर्स को IMEI वेरीफाई करने, संदिग्ध कॉल रिपोर्ट करने और चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने की सुविधा देता है। लॉन्च के बाद से यह ऐप 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है और अब तक 3.7 मिलियन चोरी या खोए हुए फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। 7 लाख फोन वापस और 30 मिलियन फ्रॉड कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस आदेश की वजह से एप्पल जैसी कंपनियों के साथ टकराव हो सकता है, क्योंकि एप्पल आमतौर पर अपने फोन में किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप को प्री इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देता। कई उद्योग सूत्रों ने चिंता जताई है कि आदेश जारी होने से पहले कंपनियों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक और BLO की आत्महत्या का मामला सामने आया है। 46 वर्षीय बूथ लेवल ऑफिसर सर्वेश सिंह ने काम के दबाव के कारण अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के भारी काम और लगातार दबाव से बेहद तनाव में थे। सर्वेश एक सहायक शिक्षक थे और 7 अक्टूबर को पहली बार BLO बनाया गया था। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वह रोते हुए कह रहे हैं कि मेहनत करने के बावजूद काम पूरा नहीं कर पा रहे। वीडियो में वह अपनी मां और बहन से माफी मांगते हैं और अपनी छोटी बेटियों की देखभाल करने की विनती करते हैं। वीडियो में वह फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं, माँ मेरी बेटियों का ख्याल रखना, मुझे माफ कर देना, मैं काम पूरा नहीं कर पाया, मैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि उनके इस निर्णय के लिए किसी को दोषी ना ठहराया जाए और उनके परिवार से इस बारे में कुछ पूछा ना जाए। वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, पिछले 20 दिनों से ठीक से सो नहीं पाया, मेरी 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, दूसरे लोग काम पूरा कर ले रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। बहन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ, सॉरी बहन, मेरे ना रहने पर मेरे बच्चों का ख्याल रखना। परिवार के अनुसार लगातार सर्वे, डेटा वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग से वह टूट चुके थे। अधिकारियों ने मौत की पुष्टि की है और कहा है कि मामले की जांच चल रही है। वहीं इस घटना के बाद SIR प्रक्रिया और BLOs पर काम के बोझ को लेकर पहले से जारी राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर खुद छापेमारी की। यह इलाका मंत्री विश्वास सारंग का निर्वाचन क्षेत्र है। दिग्विजय सिंह बूथ नंबर 189 पर पहुंचे, जहां एक मकान नंबर 70 में फर्जी वोटरों की सूचना मिली थी। यह मकान RSS से जुड़ी गतिविधियों का केंद्र बताया जाता है। जांच के दौरान पता चला कि करीब 1250 वर्ग फुट के इस घर में वास्तविक रूप से केवल कुछ लोग रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में 30 नाम दर्ज हैं। BLO ने भी माना कि इन नामों से जुड़े मतदाता मौके पर कभी नहीं मिले। दिग्विजय सिंह ने इसे बड़ा फर्जीवाड़ा बताते हुए पूरी SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने पहले भी एक और घर में 4 असली निवासियों के सामने 108 वोटरों के नाम दर्ज होने का मामला उठाया था। कांग्रेस के अनुसार पिछले 3 हफ्तों में SIR से जुड़ी लगभग 2 दर्जन शिकायतें की गई हैं, लेकिन अधिकतर का जवाब नहीं मिला।
इस बीच राज्य में एसआईआर के दौरान 41 लाख फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं और कई जिलों में बीएलओस की मौत और बीमार होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह देश का अनोखा मामला है जिसमें बिना किसी पैसे के लेन देन या लाभ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल बहुत पुरानी कंपनी है जिसे कांग्रेस ने समय समय पर लोन दिया था, जो बढ़कर 90 करोड़ रुपए हो गया था। बाद में कंपनी को बचाने के लिए इस लोन को हिस्सेदारी में बदल दिया गया और इसके लिए यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई गई। सिंघवी के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में ना तो कोई पैसा मूव हुआ और ना ही कोई संपत्ति। सिंघवी ने पूछा कि जब इस मामले में सरकारी शिकायत है ही नहीं तो केस में ईडी शामिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ईडी के एक्ट में यह लिखा है कि शिकायत सिर्फ वही कर सकता है जो एम्पावर्ड ऑफिसर हो। गौरतलब है कि रविवार को ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश, झूठ और बेबुनियाद आरोप बताया है। असम में कई आदिवासी समुदायों ने राज्य सरकार की उस सिफारिश के खिलाफ विरोध की चेतावनी दी है जिसमें 6 नए समुदायों को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति दर्जा देने की बात कही गई है। रविवार को गुवाहाटी, बोडो बहुल इलाकों और कार्बी आंगलोंग में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इस समय असम में 14 एसटी समुदाय शामिल हैं और इन्हें चिंता है कि नए समुदाय जोड़ने से उनका आरक्षण कोटा कम हो सकता है। असम की 26 ट्राइबल संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि वे इस सिफारिश को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। शनिवार को कोकराझार स्थित बोडो क्षेत्रीय परिषद के दफ्तर में छात्रों ने हंगामा भी किया। आदिवासी कमेटी के नेता आदित्य खाखलारी ने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ होने वाली बैठक का सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वे संगठनों को वार्ता के लिए बुलाएंगे और गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि कांग्रेस 6 नए समुदायों को एसटी दर्जा देने का समर्थन करती है, बशर्ते मौजूदा समुदायों के अधिकार प्रभावित न हो। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सेहत में सुधार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर दावे किए। राउत ने कहा कि हमारी जेब निकालने की कोशिश हुई थी, लिख लो, अमित शाह उनकी जेब निकाल देंगे। उन्होंने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के 35 विधायक टूट जाएंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को इसी उद्देश्य से नियुक्त किया गया है। वहीं राउत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तीखी राजनीति में उतरने से बचते हुए कहा कि वे राउत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह स्थानीय स्तर का चुनाव और मुद्दे भी स्थानीय हैं। शिंदे ने साफ किया कि उनकी और मुख्यमंत्री फडणवीस की बात रोज होती है और गठबंधन में मतभेदों की बात बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.